नमस्ते बच्चों। आज हम गद्य संकलन पढ़ेंगे और गद्य संकलन की एक कहानी तो आप पढ़ चुके हैं, पुत्र प्रेम। आज दूसरी कहानी हम पढ़ेंगे, गौरी। गौरी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसमें देशभक्ति की भावना का उद्दाम आवेग आपको दिखेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्र चेतना की अमर गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। 15 फरवरी सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना का शिकार होकर उनकी मृत्यु हुई, असामयिक मृत्यु हुई। इनकी कविताओं पर देश प्रेम तथा अपनी प्राचीन गौरव की गहरी छाप है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कविता तो सबकी जुबान पर है ही। इन्होंने अपनी कविता और कहानियों में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनके बिखरे मोती और उन्मादनी जैसी प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी हैं। तो आज हम उनकी कहानी पढ़ेंगे, गौरी, जिसमें एक ऐसी युवती की कहानी है जो अपने देश प्रेम के लिए, जिसका अपने राष्ट्र से, अपने देश से इतना लगाव है कि वह उसके लिए कोई भी त्याग, तपस्या, बलिदान करने के लिए तैयार रहती है। और यही उसकी सबसे बड़ी चारित्रिक मजबूती है कि ऐसे समय में जबकि युवतियां अपने जीवन साथी के रूप में खूब पैसे वाला, सुंदर, अधिकारी पति चाहती हैं, जबकि गौरी ऐसी नहीं है। गौरी ने अपने पति के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुना जो न केवल उम्र में उससे बहुत ज़्यादा है, बल्कि वह विधुर है। विधुर ही क्यों, वह 2 बच्चों का पिता भी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो वह आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी निभा रहा है और उसके लिए उसका अधिकांश समय जेल यात्रा में गुजरता है। और वह घर में उसके दोनों बच्चे अकेले हैं, जिसके कारण वह विवाह करना चाहता तो नहीं है विवाह करना, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए जब उस पर लोग दबाव डालते हैं कि आप से शादी कर लीजिए, तो वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह अपने बच्चों की माँ चाहता है, अपने लिए पत्नी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से को वह चुनती है, जबकि उसके सामने उसका और भी अच्छे के चुनाव थे। एक नायब तहसीलदार का भी उसके सामने विवाह के लिए प्रस्तावित विवाह था। और वो न केवल काफ़ी पैसे वाला था, बल्कि नायब तहसीलदार था, जहाँ पर उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती। लेकिन वह उसे इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन था और वह उनको खुश करने के लिए, अंग्रेजी सरकार को खुश करने के लिए अपने ही देशवासियों के प्रति अन्याय करता था, अत्याचार करता था। इसलिए वह उसे नहीं चुनती है, उसे नकार देती है। तो ऐसी गौरी, एक आदर्श युवती की कहानी हम पढ़ेंगे। शुरुआत होती है कहानी की जब उसके पिता उसके लिए कहीं वर देखने गए हैं, रिश्ता तय करने गए हैं, और वह वहाँ से थके हारे लौटते हैं। और उनकी पत्नी कुंती उनको देखते ही समझ जाती है कि वे सफल नहीं हो पाए हैं, यानी गौरी का विवाह तय नहीं हो पाया है, रिश्ता तय नहीं हो पाया है। लेकिन इसलिए वह उनसे कुछ पूछती नहीं है उसके बारे में, रिश्ते के बारे में।
और उनको चाय नाश्ता कराने के लिए तैयार हो जाती है। तो उनको आश्चर्य होता है कि अरे भाई, मैंने तो चाय के लिए कहा नहीं और तुमने चाय तैयार कर ली। तो कहती है कि आप चलिए, हाथ मुँह धो लीजिए, थके हैं, और चल के आप। तो वो समझदार पत्नी है और वो समझती है कि पति की नाकामयाबी को अगर वे और भी छेड़ेंगी तो वो और दुखी होंगे, इसलिए वह उस बारे में कोई बात नहीं करती। वो समझ जाती है लेकिन उसके बारे में बात नहीं करती। अपने माता पिता की इस अवस्था को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर गौरी को बड़ी आत्मग्लानि होती है। आत्मग्लानि इसलिए होती है कि वो लड़की क्यों है। अगर वो लड़की नहीं होती तो उसके माता पिता को इतनी परेशानी उसके लिए नहीं उठानी पड़ती, उसके लिए वर तलाश नहीं करनी पड़ती। बार बार वो जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं उसके लिए वर तलाश करने के लिए, और वो कुछ नहीं कर पाती है। एक तरफ वो बहुत आत्मग्लानि महसूस करती है। उसका कभी कभी दिल चाहता है कि काश ये धरती पट जाए और वो उसमें समा जाए। ये हमारे उस समय की भारतीय युवतियों की जो भावनाएं हैं, जो बहुत ही शालीन है, संकोची हैं, माता पिता को कुछ कह भी नहीं सकती हैं और कुछ बात के लिए स्पष्ट इनकार भी नहीं कर सकती हैं, फर्राटे से ऐसे बोलती भी नहीं है, मुंह खोलकर माता पिता के सामने कुछ कह भी नहीं सकती हैं। तो कुल मिलाकर वो जो है बहुत ही एक संकोची लड़की है, इसलिए माता पिता के दुख को देखकर उसको बहुत तकलीफ होती है। तो आत्मग्लानि होती है उसको कि बताइए, अपराधिनी महसूस करती है खुद को, जैसे लड़की होना उसका अपराध है। ये हमारे समाज की विडंबना, जहाँ लड़की होना अपराध है, जहाँ लड़की खुद महसूस करने लगती है कि वो शायद अभिशाप है अपने माता पिता के लिए, कि जो उसके लिए परेशान है। दूसरे वो जागरूक भी है, गौरी जागरूक भी है। उसे ये भी लगता है कि माता पिता क्यों उसके शादी के लिए परेशान है, वो नहीं करना चाहती शादी। क्या लड़कियों के लिए शादी एकमात्र विकल्प है? ये प्रश्न उसके दिमाग में आता है, लेकिन वो अपने माता पिता से कुछ पूछ नहीं सकती। वो सोचती है क्या वो इतनी बोझ है, क्या वो भार है कि माता पिता उसे जल्द से जल्द उतार फेंकना चाहते हैं? आखिर क्यों? वो क्यों नहीं समझते हैं कि विवाह कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है? लेकिन गौरी ये सब नहीं पूछ पाती, ना माता पिता से कुछ कह पाती है, और उसे आत्मग्लानि के साथ क्षोभ भी बहुत होता है। वो चाय बना रही है पिता के लिए और अंदर ही अंदर घुट रही है, दुखी हो रही है कि मेरे कारण मेरे माता पिता इतने परेशान क्यों हैं। पिता को परेशानी इसलिए भी है कि वे उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। ये कहा भी गया है, हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर हम उचित पात्र को अगर दान नहीं देते हैं तो फिर वो दान देना व्यर्थ हो जाता है। अगर हम किसी वस्तु का दान ऐसे व्यक्ति को कर दें कि जो उसकी कद्र न करे, उसका सम्मान न करे, उसको नष्ट कर दे, तो दान देने वाले को पाप लगता है, ये मान्यता है। तो सभी दानों में बड़ा दान कन्यादान है। अगर कन्या को, अगर बेटी को अगर हम गलत हाथों में सौंप देते हैं तो वह उसी तरह से हो जाता है जैसे अगर गाय को हम कसाई के हाथ सौंप दें। तो उसका जो एक पाप होता है, इससे बचना चाहते थे वे अपनी बेटी के लिए। जैसे उनकी बेटी बहुत ही रूपवती, बहुत ही गुणवती थी, वैसे ही वर की तलाश में लगे हुए थे, इसलिए और भी दिक्कत आ रही थी। जैसे तैसे से शादी करके निपटाना नहीं है उनको, योग्य वर चाहिए। लेकिन हमारे समाज की दूसरी बहुत बड़ी विडंबना है कि योग्य वर बिना दहेज के नहीं मिलते। योग्य वर का मूल्य बहुत ज्यादा है विवाह के बाजार में, बोली लगती है, और जो जितना अधिक या जितनी बड़ी बोली लगाता है लड़का उसी का हो जाता है। तो योग्य लड़कों की के लिए जिस दहेज की जितनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उतने पैसे राधा कृष्ण के पास नहीं है।
इसलिए विवाह में और विलंब हो रहा है, इसलिए उन्हें योग्य लड़का नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास देने योग्य दहेज नहीं है। यही कारण है कि गौरी 19 साल की हो गई है और अब तक उसका विवाह नहीं हुआ। उस समय के हिसाब से जब ये कहानी लिखी गई थी, 19 साल, लड़की का 19 साल होना बहुत बड़ी बात थी। 14-15 की उम्र में ही लड़की विवाह योग्य मानी जाती थी और जल्द से जल्द उसका विवाह करके उसे निकालना जरूरी माना जाता था, वरना समाज में तमाम तरह की बातें होने लगती थी कि लड़की इतनी बड़ी हो गई और अब तक उसका विवाह नहीं हुआ। तो 19 साल की हो गई थी। राधा कृष्ण इसलिए और ज़्यादा परेशान थे कि बेटी काफ़ी सयानी हो गई है और योग्य वर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। गौरी उनकी इकलौती संतान थी और बचपन से में ही बड़े लाड़ प्यार से पाली गई थी। बड़े ही अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण हुआ था, उसकी हर इच्छा पूरी की गई थी, जिसके कारण वह बहुत ही जो है थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी, वो हठी हो गई थी। यानी किसी बात के लिए हट कर लेती थी तो उससे बिना पूरा किए पीछे नहीं हटती थी। इसके अलावा वो स्वभाव से बड़ी निर्भीक थी, निडर थी, उसे किसी बात से डर नहीं लगता था, दृढ़ निश्चयी थी, निश्चय कर लिया तो उसे पूरा करना है। तो ये जो स्वभाव था, तो ये अब इस स्वभाव को भी देखते हुए लड़का की तलाश हो रही थी कि ऐसा ना हो कि अगर किसी बात को वो हट पकड़ ले तो फिर उसे पूरा किए बिना मानेगी नहीं। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था। ऐसी थी गौरी। पिता की परेशानियों को देखते हुए कई बार उसके मन में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या। जब विवाह बहुत इतना जरूरी है तो जैसा भी मिले उससे शादी कर दो। जब इतनी चिंता है आपको, इतनी परेशानी है, तो विवाह करना है, कर दे किसी के साथ, वह हर हाल में सुखी और संतुष्ट रहेगी। वो यहाँ तक तैयार है कि जिससे भी कर दो विवाह, मैं प्रसन्न रहूंगी, खुश रहूंगी, संतुष्ट रहूंगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जुबान पर ताला सा डाल देते। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कर सकी। अपने पिता से यह बात करना चाहती थी कि आप लोग मेरी शादी के लिए इतने चिंतित क्यों हैं, मुझे तो शादी नहीं करनी है, मैं नहीं चाहिए शादी, लेकिन अगर आपको इतनी चिंता ही है तो कर दीजिए। आप क्यों योग्य वर की तलाश कर रहे हैं, जैसा भी मिलता है कर दीजिए, आपका बोझ कम हो जाए। लेकिन स्वभाव से संकोची थी और माता पिता के सामने इस तरह का दुस्साहस वह नहीं कर सकती थी, जिसके कारण यह बात वहीं की वहीं रह जाती है। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। लड़की को जन्म देकर उसकी माँ भी अपने आप को अपराधिनी महसूस करती है, ऐसा समाज महसूस करवाता है उसे कि लड़की को जन्म दिया है, ये तो पहली गलती यही, और अब लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो दूसरी गलती ये। यानी ऐसा लगता है कि लड़की जन्म लेकर लड़की ने स्वयं अपराध किया, और उस स्त्री ने जिसने लड़की को जन्म दिया वो भी अपराधिनी है। तो कुंती जो है, जो गौरी की माँ है, वह भी खुद को अपराधिनी महसूस करती है। कुंती ने डरते डरते पूछा, अब अपने पति से अभी तक तो नहीं पूछा, उन्हें चाय नाश्ता कराया, शांत होने दिया, फिर पूछती है, और भी पूछती समय डरती है, डरते हुए पूछती है, कहाँ गए थे, जहाँ गए थे वहाँ, क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ।
तो वे कहते हैं नहीं, यह बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा। कह राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। ये कहते हैं कि स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि क्यों लड़का जहाँ देखने गए थे क्यों वो पसंद नहीं आया। ठीक है, क्या कुछ ठीक नहीं था वहाँ, या कोई बात नहीं बनी? लेकिन वो गोल गोल उत्तर देते हैं जिससे उनकी उत्सुकता, कुंती की उत्सुकता बढ़ती है कि स्पष्ट कहिए कि आखिर वहाँ जहाँ गए थे वहाँ क्या बात हुई। तो राधा कृष्ण कहते हैं, समझा कर कहता हूँ सुनो, वह लड़का लड़का नहीं आदमी है। लड़का नहीं है, लड़के की उम्र जिस लड़की है वैसा वो लड़का नहीं है, बल्कि आदमी है, यानी उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा, और रूप रंग में भी उम्र भी ज़्यादा है और रूप रंग में भी इतना सामान्य है कि गौरी के आगे चपरासी जैसा दिखेगा। बोलो करोगी ब्याह? वह कुंती से पूछते हैं कि बोलो ऐसे लड़के से ब्याह करोगी कि जो तुम्हारी बेटी के आगे चपरासी सा दिखे, जो बिल्कुल जोड़ का ना हो? कुंती कहती है कि विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है, फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। स्त्रियां ज़्यादातर सोचती हैं कि किसी तरह से बात बन जाए, थोड़ा रूप रंग लड़के का अच्छा न भी हो तो चलेगा। तो पूछती है क्या बहुत खराब है क्या? फोटो से तो नहीं पता लग रहा था कि उसका रूप रंग इतना खराब होगा। राधा कृष्ण बोले, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती। यानी बहुत सीधा साधा लड़का है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखे। इतना भी सीधा बन जाओ कि वह आदमी की तरह दिखे ही ना। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल। 35-36 साल, साथ में 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है। ये इतनी सारी कमियां हैं लड़के में। लड़के की उम्र भी ज़्यादा है, 35-36 साल की, कहाँ 19 साल की गौरी, कहाँ 35-36 साल का वो आदमी। साथ में वो विधुर है, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उसके 2 बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो उन बच्चों की माँ चाहता है, अपने लिए पत्नी नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए माँ की तलाश में है। ये बात उनको राधा कृष्ण जी को पसंद नहीं आ रही है, उनके गले नहीं उतर रही है कि मैं अपनी फूल सी बच्ची की शादी ऐसे आदमी से कर दूं जो लड़का तो बिल्कुल नहीं है, आदमी है, विधुर है, 2 बच्चों का पिता है, और देखने में भी बिल्कुल सामान्य है, और रहन सहन उसका ऐसा है कि लगता है कि बिल्कुल ही सामान्य साधारण, यानी किसी भी तरह से वह गौरी को मैच नहीं करता, उसके जैसा नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर किसी विधुर विवाहित व्यक्ति जो विवाहित जीवन को जी चुका है, उसकी जो उमंगे तरंगे हैं, उसका जो उत्साह होता है विवाह को लेकर, वह ठंडा पड़ जाता है। ये सबसे बड़ी राधा कृष्ण की चिंता है कि ऐसे व्यक्ति की उमंग और उसका उत्साह सब ठंडा पड़ा रहता है, और वो नई युवती की भावनाओं, उसके उमंगों, उसके उत्साह को संभाल नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि नई उम्र की जो लड़की होगी वह अपने हिसाब से ही लड़के को पसंद करती है, उसी की तरह जो विवाह को लेकर उत्साहित हो, उमंग जिसके अंदर हो। और एक विधुर, एक विवाहित विधुर जो ऐसे जीवन को काफ़ी समय तक जी चुका हो, जो जिम्मेदारियों से लदा हुआ हो,
वह उन भावनाओं को, उन उमंग तरंगों को नहीं समझ सकता, इसलिए राधा कृष्ण जी को ये पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही वे कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, धाय, नौकरानी, एक पालने वाली, बच्चा पालने वाली चाहते हैं। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। मेरी लड़की की भी अगर दूसरी शादी होती तो ठीक था, कोई बात नहीं है, उनकी भी दूसरी शादी होती, मेरी बेटी की भी होती, लेकिन मेरी बेटी की तो पहली शादी है। और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति के अंदर विवाह को लेकर कोई कामनाएं नहीं है, अपने विवाह को लेकर कोई उमंग तरंग नहीं है। वो साफ साफ कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। तो कुंती कहती हैं, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहें कि अपने लिए करते हैं। कुंती अपने ढंग से सोचती है। वो कहते हैं, भाई देखो, जो दूसरा विवाह करता है वह कि ऐसा ही कोई बहाना करता है कि लड़कों के लिए कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कहता है वो, क्योंकि ये कहने में उसे संकोच लगता है। तो कुंती सोचती है कि शायद लड़का इसलिए कहता है कि बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो ये ना कहे कि अपनी मरी हुई पत्नी को भूल गया और देखिए दूसरी शादी को में इतना उमंग तरंग दिखा रहा है, अपने लिए शादी कर रहा है। तो ये जो एक मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को कुंती समझती हैं और इसलिए वो ये बात कहती है। राधा कृष्ण कहते हैं, अरे नहीं नहीं, वो आदमी कपटी नहीं है। अब देखिए उस आदमी की विशेषताएं प्रकट हो रही हैं। शुरू में ही आया कि उसका रहन सहन बहुत खराब, यानी इतनी सीधाई भी अच्छी नहीं होती, यानी बहुत सीधा सच्चा इंसान है। दूसरे वो स्पष्ट वक्ता है, ये सारा उसके गुण देखिए, सीधा है, रहन सहन सादा है, स्पष्ट वक्ता है, सच्चा है। वो कहता है देखिए मैं अपने बच्चों के लिए बस पत्नी चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। ये नहीं कहता कि नहीं नहीं, हाँ हाँ हम शादी के लिए बहुत इच्छुक हैं। तो कहता है कि, और फिर अगली विशेषता, वो कपटी नहीं है, कपट उसके अंदर नहीं है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता। जैसा कि समाज में ज़्यादातर लोग होते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। वो आदमी एक जैसा है, उनके अंदर बाहर कोई भी अंतर नहीं है। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है, उसका हृदय बिल्कुल आईने की तरह साफ है। पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी ही सकता है। लेकिन चूंकि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनका जो है खादी का कुर्ता पहनते हैं, गांधी टोपी पहनते हैं और फटे हुए चप्पल पहनते हैं, बिल्कुल सादा। अब ऐसे लड़के से विवाह तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर कहीं नेता बनकर व्याख्यान वगैरह देना हो तो ठीक है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। दूल्हा बनकर जाए इस रूप में तो कैसा लगेगा। इतने सीधे सच्चे, इतने सादे व्यक्ति से वो ठीक नहीं लगता। इसके अलावा 30 रुपये कुल उनकी तनख्वाह है, मात्र 30 रुपये, और उसमें का 30 मान लीजिए आज का 3,000 होगा अधिकतम। तो इतना ही तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं, कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं, किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं, यानी कोई ठिकाना नहीं कि कब उन्हें जेल हो जाए, क्योंकि वे ऐसा काम करते हैं कि जो अंग्रेज सरकार को बिल्कुल फूटी आंखों नहीं सुहाती, और वो जब चाहे तब उन्हें जेल भेज सकती है। कुंती को ये सारी बातें सुनकर कहती है कि मुझे आदमी तो बुरा नहीं लगता है, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता, मेरा आदमी तो बुरा नहीं है। लेकिन राधा कृष्ण कहते हैं, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे। वो भी कहते हैं कि मैं भी उसे बुरा आदमी के रूप में बुरा नहीं है, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है कि आदमी अच्छा है, बहुत
हर तरह से मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बेटी का मेरी गौरी जैसा नहीं है। गौरी का पति होने लायक तो बिल्कुल नहीं है। फिर तुमने क्या कह दिया? फिर क्या कहा? फिर तुमने, कुंती पूछती हैं, फिर तुमने क्या उन्हें क्या कहा? अब राधा कृष्ण कहते हैं, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूं, अगले इतवार को आएंगे। बुला लिया है कि भाई आइए, जिससे तुम भी उन्हें देख सको। वे आने के लिए भी तो बड़े मुश्किल से तैयार हुए, भाई आने को भी तैयार नहीं थे, बड़े मुश्किल से आने के लिए तैयार हुए। कहने लगे, अरे नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना जाऊंगा। जबकि अक्सर होता है कि लड़के वाले लड़की देखने के लिए ललायित रहते हैं, लड़की को इस तरह से देखते हैं जैसे वो कोई वस्तु देख रहे हों, या लड़की की नुमाइश जैसे लगती है, और उसको उस तरह से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण इतने अच्छे हैं, इतने संकोची व्यक्ति हैं कि वे उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि लड़की को इस तरह तमाशा बनाया जाए। तो वे कहते हैं कि देखिए भाई, मैं लड़की देखने ना आऊँगा, इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाए। कि लड़की का देखना उनके हिसाब से लड़की का अपमान करना है। भाई लड़की कोई गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी तो नहीं है ना, कोई सामान तो नहीं है ना कि जिसको आप देखते हैं, देखभाल करके तब उसे पसंद करें। तो ये कहते हैं कि लड़की का अपमान है, हम इस लड़की को इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते। फिर जब मैंने उन्हें समझा कर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और आप उसकी माँ आपको देख लेगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। इसलिए वे इस बात पर राजी हुए कि हाँ आएंगे, कि भाई लड़की भी देखेगी ना, आपको लड़की भी देख लेगी, लड़की की माँ भी देख लेगी, तब वे राजी हुए कि हम आएंगे। वरना वे आने के लिए भी, ये भी एक राधा कृष्ण जिस व्यक्ति को देख कर आए हैं उनकी एक खासियत है। तो उस व्यक्ति की सारी विशेषताएं हमारे सामने आती है। वो कितना भला आदमी है, कितना अच्छा इंसान है कि वो लड़की को देखने आना भी पसंद नहीं करता कि इससे लड़की का अपमान होता है। कि लड़की को देखिए और बाद में अगर लड़की को न अपना सकें या शादी न हो पाए तो कितना बड़ा अपमान होता है लड़की का। तो कहते कि नहीं, ये सारी बातें गौरी सुन रही थी, किवाड़ दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर सुन रही थी। और जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। उसके मन में श्रद्धा हो रही थी, जिसके कारण, जिस वजह से उसके पिता असंतुष्ट हैं, जिस वजह से उसके पिता उदासीन हैं, उससे शादी नहीं करना चाहते अपनी बेटी का, वह जो है वही सारी विशेषताएं गौरी के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर रही है। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कहा। राधा कृष्ण नहीं चाहते थे उस लड़के से, उस आदमी से शादी करना अपनी बेटी का, इसलिए उन्होंने अपने अन्य मित्रों और रिश्तेदारों को कह दिया कि गौरी के लिए कोई और दूसरा लड़का देखे। जबकि गौरी के मन में उनके बारे में सुनकर श्रद्धा के भाव जागृत हो चुके। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ मालूम ना पड़े, बाहर वाले को नहीं बुलाना है, ताकि कि गौरी को कोई देखने आया है। अतः यह बात कुछ गुप्त रखी गई थी। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का इंतजाम किया गया था और जो भी औपचारिकताएं होती हैं उस तरह से सारी चीज़ें की गई थी। फिर जो है समय पर जो वो आदमी, यानी जो गौरी के लिए वर जिसके लिए आए थे, उनका नाम सीताराम जी था। उस सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी खादी के कपड़े पहने हुए थे। सबसे बड़ी बात थी कि वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं
बल्कि वे सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति अपने बच्चों को भी उसी तरह से रखे हुए थे। तो न जिनके पैर न जूता पहने थे, न मोजा था, और खादी के कुर्ते और हाफ पैंट बच्चे पहने हुए थे, और प्रसन्न थे, उसमें प्रसन्न थे वे, उस अभाव में भी बड़े ही प्रसन्न थे। और घर में आकर वे इस तरह से खेलने लगे जैसे उनका अपना घर हो, यानी इतने सहज सरल, वे शहरी बच्चों की तरह तमाम नकचढ़े नहीं थे, वे बहुत ही सहज सरल पिता की तरह थे। और फिर वे आपस में उनमें बातचीत होती है। गौरी के पास वो बच्चे अंदर कमरे में चले आते हैं और कमरे में आकर उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, और गौरी का मन भी मोह लेते हैं। गौरी उन बच्चों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, और बच्चे भी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, और उसे कहते हैं कि तुम हमारी माँ हो। ये बात जो है गौरी को बहुत ही अच्छी लगती है कि हमारे बच्चा पूछता है, हमारे घर चलोगी ना, बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। बच्चे जब इस तरह की बात करते हैं तो गौरी कुछ बोल नहीं पाती है कि अभी वो क्या बताए इस बात का। वो कहती है मिठाई खाओगे, तो दोनों बच्चे कहते एक साथ, तो मिठाई खिलाती है। फिर इस तरह से बच्चे इतना ज़्यादा हिल मिल जाते हैं गौरी से कि वह जाने का, घर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग विदा होते हैं, और विदा होने के बाद से, इनको देखने के बाद से गौरी के मन में और भी सीताराम जी के प्रति श्रद्धा का भाव और भी प्रगाढ़ हो जाता है। तो इस तरह से फिर काफ़ी देर जब हो जाती है, सीताराम कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, फिर शाम को ट्रेन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से और कहा बहुत प्रसन्नता हुई, और आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, और मैं यह जानता हूँ कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने नहीं आना चाहता था कि आपकी लड़की इतनी अच्छी है और मैं इसके लायक नहीं हूँ। और सच बात यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत भी नहीं है जितनी इन बच्चों को माँ की है। तो अब क्योंकि मेरा तो कोई ठिकाना रहता नहीं है, आज बाहर हूँ, कल जेल में चला जाऊँगा, मेरे बाद इनकी देख रेख कौन करेगा। तो ये कहकर जो है वरना इस उम्र में मैं विवाह करूँगा, ये बात कहकर वे हंसने लगते हैं। तो राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की नौकरानी बनकर जाएगी क्या। पिता ने ये सोचा, और कुंती ने सोचा कि कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। माँ की तरह सोचती है, वो सोचती है कि इसमें क्या बुरा है, इन बच्चों को पालने पोसने में आराम से गौरी का समय चला जाएगा और एक अच्छा काम होगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें कुंती को इस विवाह में कोई बुराई नजर नहीं आती। गौरी ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। वह उन्हें महापुरुष की तरह समझ रही थी कि वे एक ऐसे महापुरुष हैं कि जो देश की आज़ादी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और उसके मन में और श्रद्धा और बढ़ती ही चली जा रही है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने की बजाय यहीं पर गौरी का चरित्र उभर कर सामने आता है। कहती किसी विलासी युवक की पत्नी बनना। विलासी युवक का मतलब जो ऐशो आराम से जिंदगी जीता हो या जीना चाहता हो, वो विलासी युवक की पत्नी अगर बनने की अपेक्षा मैं इन भोले वाले बच्चों की माँ बनना अधिक पसंद करूँगी। ये उसकी सोच है कि इन बच्चों की, भोले वाले बच्चों की माँ बनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, विलासी युवक की पत्नी बनना नहीं। सीता जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़कर जाओ, तो सीता जी छोड़ देते बच्चों को वहीं पर। इतना बच्चे हिल मिल गए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से वे जो
बच्चों को लेकर जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, लेकिन बस अब दिनांक तारीख विवाह की तय करनी बाकी है। सीताराम जी प्रतीक्षा करते रहे कि वह पत्र आएगा जिसमें विवाह का दिनांक तय होगा, और इधर जो है जो राधा कृष्ण जी हैं वह गौरी के लिए दूसरे वर की तलाश में लगे थे। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर सीताराम जी जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। इधर सीताराम जी चिंतित हैं क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है देश में कि फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, और उन्हें बच्चों की बड़ी चिंता थी। और जब से वे गौरी से मिलकर आए थे तब से बराबर माँ माँ की रट लगाए रहते थे। तो सीताराम जी ने सोचा कि अब बहुत लेट हो रही है, देर हो रही है, और उन्होंने अभी तक जो है कोई जवाब नहीं दिया राधा कृष्ण जी ने। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए भेजा कि भाई विवाह की तारीख जल्दी तय कर लीजिए। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की हैं, वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहे, अतः आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देर न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना है। जब विवाह नहीं करना होता है तो इस तरह की बातें की जाती हैं लड़के वाले या लड़की वाले की तरफ से कि कुंडली मिलान, और कुंडली जब भिजवाया जाता है, अगर विवाह नहीं करना होता तो कहते कुंडली नहीं मिली। विवाह करना होता है तो कुंडली मिलती है, और विवाह नहीं कराना होता है तो साफ बहाना रहता है कुंडली ही नहीं मिली तो अब शादी नहीं हो सकती। सीताराम जी इतने समझदार थे, वे समझ गए कि असल बात क्या है, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। यही था, तो यही होना था। राधा कृष्ण जी गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था। असल बात ये थी कि दूसरा वर उन्हें मिल गया था जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक नहीं था, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुआ था। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कई सुंदरता देखी जाती है। एक और विडंबना समाज की कि लड़की की सुंदरता देखी जाती है, पुरुषों की नहीं। लड़का कैसा भी हो तो सीधे सीधे कह देते हैं लड़का तो घी का लड्डू है, टेढ़ा भी अच्छा है। सुंदरता शादी के लिए भी लड़की की ही सुंदरता बराबर देखी जाती है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका नाक नक्श, उसके हाथ पैर, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़कों का कुछ नहीं, लड़कों का बहुत हुआ तो देखा जाता है कि उसकी नौकरी कैसी है, उसके पास धन संपत्ति है कि नहीं, रूप रंग को महत्व नहीं दिया जाता। राधा कृष्ण भी यही सोचते हैं और कहते हैं कि पुरुषों के भी कई सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल, यानी उम्र ठीक थी, गौरी के हिसाब से ठीक थी। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी न था, यहाँ भी दहेज की कोई मांग नहीं थी। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। परिवार उनका भरा पूरा था, माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे। राधा कृष्ण जी इससे अधिक चाहते भी क्या थे, बस इतना ही, एक पिता के लिए इतना बहुत है कि इतना हमारी लड़की को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और इसी के में वे प्रसन्न थे, खुश थे। ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा वर उन्हें मिल गया है, और गौरी इस मामले में बहुत भाग्यवान है कि उसे सीताराम जैसे अधेड़ व्यक्ति के पल्ले नहीं बनना पड़ रहा है, और उसे नायब तहसीलदार पति के रूप में मिल रहा है। विवाह भी तय हो गया कि आगामी आषाढ़ में निश्चित हो गया विवाह होना।
दोनों तरफ से विवाह की तैयारी भी हो रही थी और राधा कृष्ण जी लड़की के दहेज के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं उसके लिए वे गहने कपड़ों का चुनाव कर रहे थे, तय कर रहे थे। सोचते थे कि देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। बहुत खुश थे कि भले लेट हुआ, देर आयद दुरस्त आयद। देर हुई है विवाह में लेकिन लड़का अच्छा मिला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं। ये हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो और फिर वो अपने पति और बच्चों के साथ इस घर आए, माँ के घर आए और उसे देखकर उन्हें खुशी हो। किंतु बच्चों की बात सोचते ही, लेकिन जब भी वो गौरी के बच्चों की बात सोचती उसे सीताराम जी के बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती सीताराम जी की बात कि बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ये बात कुंती को भी चुभती थी कि वो उन्होंने कहा था कि बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती थी कि अरे भाई ठीक है, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, सिर्फ मेरी गौरी ही थोड़े थी, और भी लड़कियां हैं, कर ले शादी। क्या मेरी गौरी ही है, मेरी बेटी ही है क्या बस ऐसी शादी के लिए? दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है? इस प्रकार गौरी के माता पिता राधा कृष्ण और कुंती दोनों ही बड़े ही प्रसन्न थे। गौरी से कोई नहीं पूछ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब गौरी के दिल की बात देखिए। गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती है, लेकिन गौरी उन बच्चों को नहीं भूल पा रही है। बार बार उन बच्चों का चेहरा, उनकी बातें उसे याद आती हैं और साथ ही सीताराम भी याद आते हैं, क्योंकि उनका विनयी, नम्र और सादगी भरा जो रूप था वह उसे प्रभावित कर गया था। कहते हैं कि विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी भी उसे याद आ जाते। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता, अपना सिर उसका झुक जाता था। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। ये एक सबसे खास बिंदु है इस कहानी की। सबसे खास बात है कि वो जो देशभक्त लड़की है और उसके मन में ऐसे जो देश के प्रति समर्पित है, ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान था और देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया था, उत्सर्ग कर दिया था। सीताराम जी ने ये बात गौरी जानती थी, नहीं तो वो भी बीए पास थे और बीए पास करने के बाद वो भी नायब तहसीलदार आसानी से बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। पर वे सरकार की गुलामी पसंद नहीं करने वाले थे, सरकार के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। और दूसरी ओर उनके होने वाले जो नायब तहसीलदार जी थे, जिन्हें अपने आराम, अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। भाई अंग्रेजी सरकार के मातहत जो इंडियन काम करते थे वे अंग्रेजी सरकार के नियमों के अनुसार चलते थे और अपने ही देशवासियों को कष्ट देते थे, उन पर तमाम तरह के अन्याय करते थे। तो ये अपने देशवासियों के गले पर छुरी फेरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बदले में उन्हें
सुविधाएं मिलती हैं, उनके पैसा मिलता है। तो ये दोनों पुरुषों के बीच में क्या अंतर है, इसको गौरी सोचती है कि एक तरफ है कि अपनी सुविधाओं का त्याग, देश के लिए सारी सुविधाएं त्याग कर इस तपस्या भरा जीवन जीना, अभाव ग्रस्त रहना, और दूसरी तरफ नायब तहसीलदार जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पर अपने ही देशवासियों पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उसके पीछे दुम हिलाता हुआ घूमता है, निंद से निंद कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होता, निंदा पूर्ण कार्य, गर्हित से गर्हित कार्य वह अंग्रेज सरकार को खुश करने के लिए करता है। गौरी का मन घृणा से भर गया, नायब तहसीलदार के प्रति घृणा से भर गया, लेकिन उसके मनोभाव को कौन समझता। वहां पर उस घर में उसके मन के भाव को समझने वाला कोई नहीं था कि वो नायब तहसीलदार की पत्नी नहीं बनना चाहती। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनकर वह खुश नहीं रह सकती जो अपने ही देशवासियों के साथ अन्याय करता है, चांदी के कुछ सिक्कों की वजह से, कुछ पाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए वह अपने देशवासियों के साथ अन्याय करता है, और एक अपने देशवासियों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर चुका है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना त्यागमय जीवन जी रहा है। ये दो पुरुषों का जो अंतर है ये गौरी समझ रही है, लेकिन उसके मन के भावों को समझने वाला उस घर में कोई नहीं। और रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती। उसके मन में बहुत ही तकलीफ हो रही थी कि वह जिसे पसंद करती है, जो उसके मन में बसा हुआ है सीताराम जी, उससे वह विवाह नहीं कर सकती, और एक ऐसे व्यक्ति से उसे विवाह करना पड़ेगा जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी नहीं करेगी, लेकिन लज्जा, लड़की की लज्जा ही उसका सबसे बड़ा गहना माना जाता है, जबकि वह उसके रास्ते का बहुत बड़ी बाधा भी है। ज्यों ज्यों विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती जाती थी और बहुत परेशान थी। लेकिन अकस्मात एक घटना घटती है, और विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आता है कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर के लिए टल गया। गौरी के माता पिता तो बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर से जैसे चिंता का पहाड़ हट गया। बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। अब साल भर बहुत होता है, और साल भर के बाद देखा जाएगा क्या होगा, इसलिए उसके सिर पर चिंता का खत्म हो गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही रोज कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, कहीं लाठी चार्ज, कहीं धारा 144, सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था, तभी से उसे चिंता थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं, और फिर भी बेचारे बच्चे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी, और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं, और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। ऐसे ही होता था कि ऐसे देशभक्तों को, जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, उनको जो है राजद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया जाता था कि वे राजद्रोही हैं, और फिर उन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता था, और वो भी सब परिश्रम, जहाँ उनसे बहुत काम करवाए जाते थे, पत्थर तुड़वाना और तमाम तरह के काम करवाए जाते थे। और ऐसे ही सीताराम जी को भी जेल हो गई। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, अवाक खड़ी रही, फिर कुछ सोचते हुए टहलने लगी, और फिर उसने अपना कर्तव्य
निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। राधा कृष्ण कानपुर रहते थे। मैं कानपुर जाऊंगी। कुंती आश्चर्य से उसे देखती है कि क्यों? तो कहती है कि वहाँ बच्चे हैं इसलिए जाऊंगी। तो कहती कैसे बच्चे? क्या पागल जैसी बात कर रही हो? तो कहते नहीं माँ मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो। उसके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। निश्चय कर चुकी है, दृढ़ निश्चयी है और कहती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ समझाने की कोशिश करती है, जानती है कि जिद्दी है, हट पकड़ लिया है उसने और बचपन से ही जो हट पकड़ लेती है उसे पूरा करके दम लेती है। फिर भी वो समझाती हैं, कहती हैं पर तेरे बाबूजी बाहर गए हैं, उन्हें आ जाने दो फिर जाना। तो गौरी दृढ़ता से कहती है बाबूजी के आने तक नहीं रुक पाऊंगी, मुझे जाने दो। भले रास्ते में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। बहुत बड़ा निर्णय लेती है गौरी, बहुत बड़ा निर्णय लेती है और वह माता पिता की इजाज़त बिना लिए ही कहती है, बता देती है माँ को, लेकिन इजाज़त नहीं लेती है और वो चली जाती है। साल भर बाद जब सीताराम जी अपनी जेल यात्रा पूरी करके लौटते हैं तो उन्होंने इस साल भर में एक बार भी बच्चों को नहीं देखा था। उन्हें पता नहीं है कि गौरी उनके घर है। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे उसके भी 3-4 बच्चे थे। जिस नौकरानी कहारिन के भरोसे बच्चों को छोड़ गए थे उसके अपने भी कई बच्चे थे। तो भला वो उनके बच्चों को कैसे अच्छे से रखेगी, जानते थे कि किस तरह से रखती होगी, पर व्यवस्था थी, क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। रास्ते में उन्होंने एक जगह कुछ जलेबियाँ बन रही थी तो उन्होंने जलेबियाँ खरीदी और बच्चों के लिए। और जब घर में आए, घर के दरवाजे पर पहुँचे, दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था, न जाने बच्चे किस हालत में होंगे। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, गौरी ने झुककर उनकी पद्धूली माथे से लगा ली और उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि गौरी को अपने घर में पाकर गौरी ने उनके चरण स्पर्श कर लिए, उनके चरणों की धूल अपने माथे लगा ली। तो बच्चों, ये कहानी एक आदर्शवादी कहानी है, यथार्थवादी नहीं बल्कि आदर्शवादी कहानी है। आदर्श से इसका अंत होता है कि ऐसा बहुत कम दिखाई देता है कि कोई भी लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठाती है, वो भी इतना बड़ा त्याग नहीं करती है। तो इसलिए ये जो गौरी करती है वह एक बहुत आदर्श की बात है, जो बड़े गौरव की बात है। और अमूमन इस तरह की बातें नहीं दिखाई देती हैं कि अपनी सुख सुविधा और सारी चीज़ों को छोड़कर और एक ऐसे व्यक्ति के पत्नी के रूप में, एक ऐसे बच्चों की माँ के रूप में अपने जीवन को बिताने का संकल्प करना। लेकिन गौरी बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ मजबूत चरित्र की लड़की है और वह इस बहाने वह जो है जो सीताराम जी के घर आकर रहती है। और आप देखिए कि इसमें और लेखिका ने कुछ और भी संकेत दिए हैं कि जो अभी विवाह दोनों का नहीं हुआ है, लेकिन विवाह से पूर्व ही वह आकर उनके घर में रहने लगती है। और ये एक स्वतंत्र चेता, जो स्त्री जागरण है, जो स्वतंत्र चेता स्त्री है, जिसको स्वयं अपने कार्यों के बारे में, जो अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय कर सकती है, ऐसा चरित्र उस समय की स्त्री में भी लेखिका ने दिखाया है कि जो स्वयं निर्णय लेने का अधिकार,
जो स्त्री का सबसे बड़ा अधिकार होता है कि स्त्री स्वयं निर्णय नहीं लेती। वो हमेशा अपने निर्णय अपने परिवार या समाज के हिसाब से लेती है। वो स्वयं अपनी इच्छा से अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले पाती है और वह उसके निर्णय को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, लेकिन यहाँ वो स्वयं निर्णय लेती है और जिससे वो श्रद्धा रखती है, जिस पर उसकी श्रद्धा है, और श्रद्धा प्रेम का ही दूसरा रूप है, जिसे वो मनी मन प्रेम करने लगती है। उसके बच्चों की माँ बनकर वो प्रसन्न होती है। वो बहुत सुख जानती है कि वे उसे बहुत सुख सुविधापूर्ण जीवन नहीं दे पाएंगे, वे उसे उस तरह का प्यार भी नहीं दे पाएंगे जो एक अविवाहित पुरुष अपने विवाह के बाद देता है। वे उसको वो सारी खुशियां भी शायद न दे पाए जो कि अमूमन एक पति अपनी पत्नी को देता है, लेकिन उसको इस बात से कोई शिकायत नहीं है। वो उसे गर्व होता है कि वह एक ऐसे पुरुष के साथ रहेगी, वह एक ऐसे पति के को चुन रही है कि जो इतना आदर्शवादी है, कि जो देश के लिए जेल जाने को गर्व समझता है, जो अपने सीधे साधे रहन सहन से इस समाज को एक दिशा प्रदान करता है, जो अपने त्याग तपस्या से एक आदर्श कायम करना चाहता है और जो देश को आजाद देखना चाहता है, जो सच्चा देशभक्त है, जिसका व्यक्तित्व दोहरा नहीं है, वो अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं है, वो एक जैसा है, जैसा अंदर है वैसा बाहर है। वह सादा जीवन उच्च विचार का पक्षधर है। वह अब सिर्फ अब किसका रहन सहन अपने ही रहन सहन में ही नहीं, बल्कि वो बच्चों को भी उसी तरह से रखता है और इसी तरह का जीवन जीता है और उसी में उसका विश्वास है। वह सच्चे हृदय से गांधीवादी है और गांधी के बताए नियमों पर चलता है और खादी के वस्त्र पहनता है, गांधीवादी टोपी लगाता है और वह वो सारी चीज़ों को पूरा करता है जो कि उस समय देश के लिए आवश्यक था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहानी जो है नायिका प्रधान है, यानी जिसमें गौरी के चरित्र को ही पूरी तरह से उभारा गया है, क्योंकि अमूमन ऐसी स्वतंत्र चेता स्त्रियां उस समय की कहानियों में कम दिखाई देती थी। उसमें नायक प्रधान ज़्यादा कहानियाँ आती थी, जिसमें नायक जो होता था वही एक आदर्श और तमाम उसको महिमा मंडित किया जाता था। लेकिन इस कहानी में आपने देखा कि इसमें एक स्त्री, एक लड़की गौरी जो मात्र 19 साल की है, उसके चरित्र को इतना ऊंचा दिखाया गया है, इतना बड़ा दिखाया गया है और जो सब पूरे समाज के सामने एक आदर्श कायम करती है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती है। तो इस तरह से इस कहानी में तमाम अच्छाइयाँ हैं और इसका कहानी का उद्देश्य भी यही है कि इसके द्वारा लेखिका सबके अंदर देशभक्ति की भावना भरनी चाहती है और कहते हैं सिर्फ देश सेवा सिर्फ आप स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर जो सीताराम जी कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं देशभक्त हैं, बल्कि उस स्वतंत्रता सेनानी या फिर देशभक्त की मदद करके, उसके बच्चों की देखभाल करके, उसका सहयोग करके जो गौरी करती है वह भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। क्यों देश की सेवा करने का उपाय सीधा सीधा एक जैसा नहीं होता है। हम किसी भी तरह से देश के काम आ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। हम युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकते तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करके भी देश सेवा कर सकते हैं और सच्चे देशभक्त कहला सकते हैं। बस ज़रूरी है कि हम उन सिद्धांतों और उन आदर्शों से डिगे नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि नायब तहसीलदार जो है और नायब तहसीलदार जैसे बहुत सारे जो भारतीय थे जो अंग्रेजी सेना
और अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत काम करते थे और अपने ही भाइयों, अपने ही देशवासियों पर डंडे बरसाते थे, उनकी ज़मीनें छीन लेते थे, उनको मारते पीटते थे, उनका शोषण करते थे और बदले में अंग्रेजी सरकार द्वारा तमगे, कुछ पैसे और पद, यही सब पा लेते थे और खुश हो जाते थे। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में देशद्रोही हुए हैं, जो गद्दार हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे देशभक्तों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी हैं। तो इसलिए इस सीताराम जी का चरित्र इसमें बिल्कुल ही आदर्श चरित्र है। उनके सामने नायब तहसीलदार का चरित्र जो बहुत थोड़े समय के लिए आता है कहानी में, लेकिन उसके उतने ही आने से, उतनी ही देर आने से उसके चरित्र को हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इस देश में किस तरह के लोग थे कि जो एक तरफ जो है सच्चे सीताराम जी जैसे देशभक्त हैं और एक तरफ जो है देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग भी हैं, और वो भी मात्र कुछ सुख सुविधाओं के लिए। तो गौरी का चरित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में अक्सर उनके चरित्र के बारे में पूछा जाता है कि तो आप उसको बताएंगे कि किस तरह से। सबसे पहली बात है कि वो बहुत ही रूपवती, सुंदर हैं, इसके अलावा बहुत गुणवती हैं, बहुत सुशील है, माता पिता के आगे जबान नहीं खोलती हो, लेकिन इसके बावजूद वो दृढ़ निश्चयी है। जब वो निर्णय कर लेती है कि सीताराम जी के बच्चों के लिए से जाना ही है कानपुर, तो फिर वो माँ के कहने पर भी नहीं रुकती, पिता का इंतजार भी नहीं करती। वही आदर्शवादी पुत्री जो पिता को परेशान देखकर वो धरती को फटने के बारे में सोचा करती है कि धरती फट जाती और मैं उसमें समा जाती, वही लड़की जो है पिता को बताए बिना सीताराम जी के घर चली जाती है उनके बच्चों को देखने के लिए। वही लड़की जो माता पिता के आगे जुबान नहीं खोलती कि कैसे कहें कि क्यों मेरे विवाह को के लिए आप परेशान हैं, मैं शादी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, मुझे नहीं शादी करनी है, लेकिन वो वही लड़की जो है अंततः इतना बड़ा कदम उठाती है, इतना बड़ा विद्रोह करती है। माँ जानती थी कि बेटी मानेगी नहीं, इसलिए रोकती नहीं, उसे जाने देती है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी, माँ के मन में भी सीताराम के बच्चों के प्रति एक सहानुभूति है और वो उसका पहले मन भी था कि गौरी की शादी उससे, सीताराम जी से हो जाए, क्योंकि वो लड़का आदमी या लड़का जो भी है वो बहुत अच्छा आदमी है और अच्छा आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अच्छे आदमी की परख कुंती को भी है और अच्छा आदमी तो राधा कृष्ण भी समझते हैं, वो भी ये नहीं कहते हैं कि वो जो है खराब आदमी है, लेकिन हर पिता ये चाहता है कि हमारी लड़की को, हमारी बेटी के लिए उसके योग्य वर मिले, उसके समान उम्र का, उससे थोड़ा बहुत बड़ा हो लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सीताराम जी विधुर हैं और वे वैवाहिक जीवन जी चुके हैं, तो उनके अंदर वो उमंगे तरंगे, वो सारी भावनाएं दम तोड़ चुकी हैं। अब वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो गौरी को चाहिए, क्योंकि गौरी अभी पहली बार इस जीवन में प्रवेश करेगी। तो ये चरित्र की दृष्टि से चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे सीताराम जी हो, चाहे कुंती हो, और चाहे नायब तहसीलदार का जो चरित्र है, और सब भी अपनी जगह पर बड़े ही यथार्थवादी हैं। जैसा हैं वैसा ही उनका चित्रण किया गया है, इसमें कहीं भी कुछ बनाव श्रृंगार नहीं है। और आप देखते हैं कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक चित्रण है, एक लड़की कैसे सोचती है अपने माता पिता को परेशान देकर, अपनी शादी के लिए हमारे परेशान हैं, बार बार लौट के आते हैं, खाली यानी रिश्ता नहीं तय हो पाता है, तो इसके लिए जितना परेशान होते हैं, ये किस तरह से उसकी मनोभावनाएं बदलती हैं लड़की की, कैसे सोचती है कि ओह मेरे माता पिता मेरे लिए कितने परेशान हैं, काश मैं लड़की क्यों हुई, और अगर मेरा बस चलता
तो माता पिता से कह देती कि आप लोग मेरे लिए परेशान ना हो। लेकिन इधर माता पिता क्यों परेशान है? क्योंकि समाज में लड़की थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती है तो अविवाहित लड़की को रखने का कोई हमारे समाज में वो नहीं है। ये माना जाता है कि बहुत गलत बात है कि लड़की की एक उम्र के बाद उसका विवाह हो ही जाना चाहिए, उसको इतने देर तक घर पे नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए वे भी परेशान है। वही मनोविज्ञान है। एक बच्चों अनाथ बच्चों को देखकर जो ममता जगती है कुंती के मन में, वो भी एक मनोविज्ञान है। और बच्चों का जो स्वाभाविक चित्रण है, जिस तरह उनकी तोतली बोली है, किस तरह से प्रेम पाकर गौरी से लिपट जाते हैं, किस तरह उसे माँ कहते हैं और कैसे उसके पास से जाने का नाम नहीं लेते, ये बड़ा ही स्वाभाविक और बहुत ही सुंदर चित्रण लेखिका ने किया है सुभद्रा कुमारी चौहान की। यह कहानी निश्चित रूप से हमारे भारतीय समाज का वह दर्पण है जिसमें हम उस समय के समाज को, उस समय के चरित्र को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछनी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो बच्चों ठीक है, फिर अगले क्लास तक के लिए